यहाँ पे बच्चों अभी हम लोग एक चैप्टर का डिस्कशन करते हैं। होपफुली आपने चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 आपको ग्रुप से देखना है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज का डिस्कशन करना है। तो चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप रीड करते चले जाइए। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है an object experience a net external and balanced force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the condition that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide a reason. तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, पहले इसको ढंग से पढ़िए। तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास नेट एक्सटर्नल, पढ़िए जरा क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल एंड बैलेंस्ड फोर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको एग्जाम में क्या लिखना पड़ेगा? यस, इवन व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, it is possible that the object is traveling with a non-zero velocity. This is possible only when the object has moving with a constant velocity in a particular direction. Then there is no net unbalanced force applied on the body. The object will keep moving with a non-zero velocity. To change the state of motion, a net non-zero external unbalanced force must be applied on the object. तो बच्चों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बना हुआ है, इतना पढ़ने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है, उसको मैंने लेक्चर नंबर 1 में डिस्क्राइब किया है। तो न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कहने का मतलब फोर्स तभी जनरेट होता है जब वहां पर क्या हो, एक्सेलरेशन हो। और एक्सेलरेशन बच्चों तभी जनरेट होता है जब वहां पर चेंज इन वेलोसिटी हो। क्योंकि कभी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर टाइम के साथ चेंज होती है तो हम कहते हैं वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और अगर ऑब्जेक्ट के पास मास होता है और मास और एक्सेलरेशन मिल करके क्या क्रिएट करते हैं? फोर्स क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? वो कुछ बताता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है। लेकिन बच्चों सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है? अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर आपने पढ़ा है अपनी बुक में, तो वहां पे लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to force applied। ये बच्चों होता है कौन सा लॉ? दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकेंड लॉ। ये होता है बच्चों सेकेंड लॉ, क्योंकि सेकेंड लॉ से ही बच्चों जनरेट होता है आपका फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बच्चों आपको सेकेंड लॉ पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आपको लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन के जवाब को सही ढंग से समझ पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन तो बच्चों ये आप जानते ही हैं, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकिंग। और बच्चों अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी आ जाती है, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चों की फोर्स तभी जनरेट होता है जब वहां पे एक्सेलरेशन हो, और एक्सेलरेशन तभी आता है जब वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट के पास नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है, यानी कि नेट मिला के जीरो उसके ऊपर फोर्स लगा है। और जीरो फोर्स बच्चों तभी हो सकता है जब यहाँ मास में से या एक्सेलरेशन में से कोई एक चीज जीरो हो, क्योंकि फोर्स तो तभी जनरेट होता है जब मास और एक्सेलरेशन हो। और फोर्स को जीरो करना है तो मास और एक्सेलरेशन दोनों में से किसी एक को जीरो करना पड़ेगा। अब बच्चों वहां मैटर होता है, मास होता है, मास तो जीरो किसी का होता नहीं, इसका मतलब एक्सेलरेशन वहां पे क्या होगा? जीरो होगा। और बच्चों एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब ये होता है कि अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी u है और फाइनल वेलोसिटी भी u है, यानी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो ही नहीं रही है,
तो वहां पे एक्सेलरेशन ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी कि समय के साथ उसकी वेलोसिटी में परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो वेलोसिटी उसकी लगातार वही बनी हुई है। और बच्चों अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन बच्चों तभी जनरेट होता है जब वेलोसिटी में चेंज हो। और बच्चों वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा था, दैट मींस वो वेलोसिटी कैसे चल रही है, वो बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो बच्चों यहाँ पर अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स या कोई भी फोर्स अगर जीरो है तो उसका मतलब वो तभी हो सकता है जब बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो, ये मास जीरो नहीं हो सकता, एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब ये है कि बॉडी वो एक नॉन जीरो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसका समय के साथ वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन जरा समझने की कोशिश करिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये यही लिखा हुआ है कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स जीरो है और बॉडी फिर भी मूव कर रही है तो क्या ये पॉसिबल है? तुम कहोगे यस। अगर बॉडी एक नॉन जीरो वेलोसिटी से, यानी कि जो जीरो ना हो, यदि बॉडी एक नॉन जीरो वेलोसिटी से लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कहने का मतलब अगर 5 मीटर पर सेकंड t इक्वल टू 1 सेकंड पे है तो 10 सेकंड पे भी उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी में कोई भी बदलाव ना हो, वेलोसिटी समय के साथ कांस्टेंट रहे, तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं कि बॉडी में एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वहां पे फोर्स नहीं होगा, और फोर्स ना होने पर भी बॉडी क्या हो रही है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। और अगर हम चाहें कि बॉडी पे फोर्स जनरेट हो जाए तो बॉडी पे फोर्स को जनरेट करने के लिए तुम्हें बॉडी की वेलोसिटी में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और बॉडी की वेलोसिटी जैसे ही चेंज होगी फोर्स ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। तो बच्चों ये है फर्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब। लेकिन बच्चों आप ये जरूर याद रखिए, अगर आपको नहीं पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है तो आप इसको एग्जाम में जरूर लिख लीजिएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ लाइट। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और उसके नीचे आपको लिखना पड़ता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये क्वेश्चन ये बताती है कि जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होता है। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या लिखा है इसमें, व्हेन अ कारपेट इज बीटेन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। कह रहा दिवाली आने पर जब हम लोग कारपेट को यानी अपने पावदान को जोर से पीटते हैं डंडे से तो उसमें से क्या निकलती है, मिट्टी निकलती है, डस्ट निकलती है। ऐसा क्यों होता है? देखो भैया लिखा है इनर्शिया, ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लिखा हुआ है कि इनर्शिया, इनर्शिया मतलब क्या होता है, मास होता है। Inertia of an object tends to resist any change in its position of rest or state of motion. Inertia क्या होता है? Inertia body का object का mass होता है। Inertia is directly proportional to mass. कह रहा when a carpet is beaten with a stick, then carpet comes to the motion, but the dust particles try to resist their state of rest. According to Newton's first law of motion, the dust particles stay in state of rest while the carpet moves. Hence, the dust particle comes out to the carpet. तो कह रहा है कि इस कारपेट से निकलने वाला जो डस्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा है लेक्चर नंबर 1 में कि अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहती है। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती ही रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। उसी तरह से यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर मैंने पावदान पे कारपेट पे डंडे से मारा और जब मैंने डंडे से मारा तो पावदान मूव किया, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स क्या हुए, वो अपनी इनर्शिया की वजह से नीचे गिरने लगे। क्योंकि डस्ट पार्टिकल का भी कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है, तो वो अपने मास को नीचे गिराने लगे। यानी कि अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे तो आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा कि इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रेसिस्ट एनी चेंज, है ना भाई। मान लीजिए हम बैठे हुए हैं तो हमारा मास है, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई फोर्स लगाएगा तो हमारे ऊपर लगे हुए फोर्स को कौन रेसिस्ट करेगा, हमारा मास। हमारा मास इतना होता है कि ताकि हम फोर्स को फील तो करेंगे लेकिन हमारा मास उसको लगातार क्या करेगा, रेजिस्ट करता है, रोकता है। तो वही बता रहा कि inertia of an object tends to resist any change in its state of rest. When a carpet is beaten with a stick, then the carpet comes to the motion, but the dust particle tries to resist
their state of rest. According to Newton's first law of motion, the dust particles stay in state of rest while the carpet moves. Hence, the dust particle comes out to the carpet. चलिए बच्चों, थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्या लिखा है? Why is it advised to any फिर से पढ़ेगा. Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? कह रहा कि बस की छत पे जब अगर हम लोग ट्रेन की छत पे अगर हम लोग कोई भी सामान रखते हैं तो हम लोग को कहा जाता है कि सामान को रस्सी से बांध दो. ये इसलिए ना बांध दो कि चोर लेके भाग जाएगा. वो हम लोग इसीलिए सामान को बांधते हैं ताकि वो गलती से झटका लगने पर नीचे ना आ जाए और हमारा सर न फूट जाए. इसलिए हम उस सामान को क्या करते हैं? बांध के रखते हैं. कह रहा इसमें कौन सा न्यूटन्स का मोशन, कौन सा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है? फर्स्ट है, सेकंड है कि थर्ड है? तो तुम कहोगे when the body accelerates and moves forward, it acquires a state of motion. However, the luggage kept on the roof, owing to its inertia, tends to remain in its state of rest. कह रहा है जब कोई भी बॉडी एक्सेलरेट करती है, क्योंकि जब बस का ड्राइवर होता है वो एक्सेलरेटर पर पैर रखता है और बस की वेलोसिटी चेंज करा देता है, बस एक्सेलरेट करने लगती है क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है. तो लेकिन क्या होता है, लेकिन बस में रखा हुआ जो सामान होता है वो अपने इनर्शिया की वजह से, अपने मास की वजह से टिका रहता है. टिका रहता है मतलब वो रेस्ट पे रहता है. Hence, with the forward movement of the bus, the luggage tends to remain at its original position, ultimately falls from the roof of the bus. To avoid this, it is advised to any luggage kept on the roof tied with a rope. तो ये क्या कह रहा है कि भैया अगर आपने उस सामान को बांधा नहीं तो बस जैसे ही कहीं पे भी रुकती है तो उसका जो इनर्शिया होता है वो अपने आप को रेस्ट पे नहीं रख पाता और उसमें मूवमेंट आ जाता है, जिसकी वजह से वो सामान लगेज नीचे गिर जाता है. क्योंकि वो लगेज भी क्या था? बस के साथ फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा था, लेकिन उसको कौन रेजिस्ट कर रहा था? उसका इनर्शिया, उसका मास. लेकिन इनर्शिया भी एक ही जगह तक उसको रेजिस्ट कर पाता है. एक टाइम बाद जब ज्यादा एक्सेलरेशन आता है, ज्यादा फोर्स आता है, तो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता इनर्शिया और वो बस के साथ बस की डायरेक्शन में लगेज गिरने लगता है. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3. तो बच्चों इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया. अब मैं आपको एक क्वेश्चंस करके भी दिखाता हूँ. जैसे मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना भी, तो मुझे यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए जिनका मैं सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ. तो ये सारे क्वेश्चंस बच्चों मैंने आपके साथ डिस्कस पहले भी किए, तो ये देखिए ध्यान से. तो इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपके पास है. जैसे पांचवा क्वेश्चन अगर आप चाहें तो आप दोबारा भी देख सकते हैं. जैसे पांचवा क्वेश्चन अगर आप करना चाहें बच्चों तो पांचवा क्वेश्चन कर करके आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस को करने का क्या मेथड है. चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5, तो बच्चों करने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि न्यूटन्स की 3 इक्वेशन होती है. एक होती है v = u + at, एक होती है s = ut + ½ at² और एक होती है v² = u² + 2s, जिनका मैंने प्रूफ आपको फर्स्ट चैप्टर वैल्यू मोशन में आपको करवाया था. क्या लिखा है इसमें? लिखा है अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. देखो ये बच्चों हिल होगी, हिल से बस जो होगी वो लगातार नीचे की तरफ ढलान में आ रही है. तो बस को मैंने बनाने की कोशिश की और बस के पहिए कैसे होते हैं? गोल होते हैं. तो बस जो है लगातार नीचे की तरफ ढलान पे आ रही है. तो क्या है? स्टार्टिंग उसकी रेस्ट से हुई है, तो उसकी रेस्ट का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है. अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन है उसके पास. एक्सेलरेशन होने का मतलब ये होता है कि बस की वेलोसिटी टाइम के साथ लगातार बदल रही है. इट ट्रेवल्स अ 400 मीटर इन 20 सेकंड्स. बच्चों 20 सेकंड में 400 मीटर वो ढलान पे नीचे आ जाती है. कितने टाइम में? 20 सेकंड में. तो कह रहा है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो बच्चों अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपके पास इक्वेशंस होती हैं. जैसे फर्स्ट इक्वेशन यूज करोगे तो उससे एक्सेलरेशन नहीं निकल पाएगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है. सेकेंड इक्वेशन यूज करोगे तो शायद उससे निकल के आए. चेक करके देख लो.
तो बच्चों उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की 400 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, एक्सेलरेशन आपको निकालना है और टाइम कितना है 20 सेकेंड्स। तो बच्चों यहां से आपका एक्सेलरेशन तो निकल करके आ जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो बच्चों यहाँ से 400 से 400 कैंसिल हो जाएगा और एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो क्या कह रहा फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कह रहा फोर्स निकालो यदि उसका मास कितना है 7 मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन में 1000 किलो होते हैं तो 7 मीट्रिक टन में 7000 किलो होंगे। फोर्स निकालना है तो फोर्स क्या होता है फोर्स में मास हमको केजी में लिखना पड़ता है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये लिख दिया। तो फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास उस बस पे लगने वाला क्या आ जाता है उस ट्रक पे लगने वाला फोर्स आ जाता है। कितना आता है 14,000। और बच्चों यहाँ पे सब कुछ ऐसा यूनिट पे चलना है मास केजी में है एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है न्यूटन। तो आंसर क्या आ जाएगा 14,000 न्यूटन। तो बच्चों न्यूटन की 3 इक्वेशन को आपने देखा बिल्कुल हमने वैसे ही यूज किया जैसे कि हम किया करते थे मोशन के चैप्टर में। तो बच्चों यहाँ पर आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चंस करने के लिए मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी पे ही आधारित है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे तो वो भी आपसे होने लगेगा। क्वेश्चन को करने का बस नजरिया आपको समझना पड़ेगा कि आप इक्वेशंस को कैसे यूज करें। तो न्यूटन्स की 3 इक्वेशन होती हैं बच्चों। एक होती है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एक होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और एक होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर एक इक्वेशन ना लग पाए तो दूसरी लगाइए, दूसरी ना लग पाए तो तीसरी लगाइए। देखा है स्टोन ऑफ मास कितना मास है स्टोन का 1 kg। तो बच्चों मैंने सबसे पहले स्टोन का मास लिख दिया कि मास उसका भाई 1 kg। A stone of mass 1 kg is thrown with a velocity, velocity कितनी है 20 meter per second across a frozen surface of lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter। यानी कि मास आपको पता था, आपने जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई और कितने चलने के बाद तुम कहोगे सर 50 मीटर उस रफ सरफेस पे चलने के बाद। ऐसा तो नहीं है कि वहां पे भूत है और वो बॉल हमेशा ही चलती रही। वो 50 मीटर चलने के बाद वो बॉल क्या आ गई रेस्ट पे आ गई। इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई। तो पूछ रहा है जब वो रेस्ट में आ गई तो किसकी वजह से आ गई, एक फोर्स की वजह से आ गई। क्योंकि फोर्स हमेशा क्या करता है मोशन को अपोज करता है। कौन सा फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स। तो बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है वो इस फ्रिक्शनल सरफेस पे मूव कर रहा था। तो मूव करते करते उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो कितनी की 50 मीटर और फाइनली वो किसमें आ गया रेस्ट पे आ गया। ठीक है तो वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है तो बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स आ लग रहा होगा तब की इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे 20 से 0 हो गई है। तो बताओ कैसे करेंगे आप इसको। तो तुम कहोगे सर फोर्स निकालना है, फोर्स तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास सिर्फ 1 kg पता है एक्सेलरेशन नहीं पता। तो हमने कहा न्यूटन्स की सेकंड इक्वेशन यूज करो उसी में ही आप डिस्टेंस लेते हो। अगर ये ना यूज हो तो थर्ड वाली यूज करो। तो डिस्टेंस कितनी है 50, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, टाइम कितना है कहो सर टाइम तो पता ही नहीं। अब टाइम नहीं पता तो भैया फिर ये इक्वेशन ना यूज करो। देखा ये वाली इक्वेशन ना यूज करो। अब थर्ड वाली इक्वेशन लगाओ v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v क्या है फाइनल वेलोसिटी 0 है, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी 20 है, 2as a क्या है एक्सेलरेशन निकालना है, s कितना है 50। तो बच्चों ध्यान से देखो 0 इज इक्वल टू 400 प्लस 50 इंटू 2 यानी कि 100 a। तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो -400 अपॉन 100 यानी एक्सेलरेशन आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बच्चों एक्सेलरेशन अगर कभी भी नेगेटिव होता है ना तो दैट मींस वो एक्सेलरेशन नहीं है वो रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन हमेशा माइनस साइन के साथ आता है। चलिए बच्चों फोर्स निकालना तो फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स बच्चों एक ही बात है। तो आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बच्चों मास कितना है 1 kg, एक्सेलरेशन कितना है 4। तो आंसर आ गया 4 न्यूटन यानी उस ऑब्जेक्ट पर
अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा था, 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तभी उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से धीरे धीरे जीरो हो गई। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों मैंने ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हैं, 5th भी सॉल्व है, 6th भी इस तरह से सॉल्व है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं इस तरह के, आप चाहें तो इन सॉल्यूशंस को रेफर करिए और क्वेश्चंस को करिए, और मैंने सॉल्यूशंस की पीडीएफ फाइल भी आपके साथ शेयर कर रखी है। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इस तरह के काफी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं। तो बच्चों यहाँ पर मोमेंटम नाम की भी चीज होती है, याद रखिएगा, मोमेंटम जो होता है मास इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग मोमेंटम के नाम से जानते हैं। एक बच्चों क्वेश्चन हम आपके साथ और भी कर लेते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 8। तो याद रखिएगा आपके कोर्स में मोमेंटम का भी एप्लीकेशन होता है। मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए आप मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट करिए, जैसे मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट करते हैं तो मोमेंटम आ जाता है, ठीक है ना। तो आपके सिलेबस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे भी क्वेश्चंस रहता है, बंदूक से निकलने वाली गोली पे भी क्वेश्चन होता है, और बंदूक से निकलने वाली गोली पर जो प्रश्न होता है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही आधारित होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अगर आप इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो वो होगी मास की केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, यानी कि एसआई यूनिट मोमेंटम की होगी केजी मीटर पर सेकेंड। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ये होता है कि कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि जो मोमेंटम कोलिजन से पहले होता है वही मोमेंटम ओवरऑल कोलिजन के बाद होता है। जो मोमेंटम गोली चलने से पहले होता है ऑब्जेक्ट का, वही ओवरऑल मोमेंटम गोली चलने के बाद होता है। तो जो पहले होता है वही बाद में होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं कि वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब जो पहले है वही बाद में है, तो उसका मतलब कंजर्वेशन है, कहीं पे भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 केजी। तो पहले आप उसका मास लिख लीजिए, मास जो है 1500 केजी। व्हाट मस्ट बी द फोर्स अप्लाइड द व्हीकल। तो बच्चों ये तो फोर्स ही पूछ रहा है, फोर्स के लिए एक्सेलरेशन चाहिए होता है, मास मास तो पता है। कह रहा है एंड द रोड if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of, यहाँ पे बच्चों तो क्वेश्चन आसान हो गया क्योंकि ये तो नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन ही इसको दे दिया। ये तो क्वेश्चन बच्चों आसान, ये सीधा सीधा फोर्स पूछ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। बच्चों फोर्स जब निकालेंगे तो आप नेगेटिव साइन वहां पे ना प्लेस करिएगा, बस वो नेगेटिव साइन एक्सेलरेशन में प्लेस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो बताता है कि वो रिटार्डेशन है। तो बच्चों आप इसको अपने आप से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा न्यूटन। तो ऐसा यूनिट बच्चों फोर्स की जो क्या होती है वो न्यूटन होती है, और सीजीएस यूनिट फोर्स की क्या होती है, वो डाइन होती है। क्या होती है, डाइन। तो ये तो क्वेश्चन बच्चों बहुत ही बकवास टाइप क्वेश्चन था और काफी जल्दी हो गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई किए होंगे तो ये 2550 न्यूटन आ रहा है। कितना आ रहा है, 2550 न्यूटन निकल करके आ रहा है। चलिए तो हमारे पास ये भी क्वेश्चन फाइनली हो गया है। ये बच्चों इस तरह से यहाँ पर आपके पास पूछा गया है कि भैया मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, इसको ही हम मोमेंटम कहते हैं। जो मैं आपको एक एप्लीकेशन अभी कराने वाला हूँ, उस एप्लीकेशन की तरफ आप ध्यान दीजिएगा। तो वो एप्लीकेशन होगा बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एप्लीकेशन देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि हमें क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं। मैं क्वेश्चन उठा ही लेता हूँ कोई भी आपकी एक्सरसाइज से, क्योंकि ये तो सॉल्यूशंस है पहले से। चलिए भाई, तो आगे से लेते हैं क्योंकि पेज आगे है। तो बच्चों बुलेट वाला क्वेश्चन करा देते हैं। बुलेट वाला क्वेश्चन आप देख करके जाइए, और इस लेक्चर को जब आप रिकॉर्डिंग प्राप्त कर लें तो उस लेक्चर को जरूर ध्यान से 2-3 बार पढ़ें।
तब आपको समझ में आएगा कि भैया ये तरह के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। तो चलिए मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत ही सुंदर भाषा में, तो उससे आपको हमेशा ही याद रहेगा कि ये क्वेश्चन गुरुजी ने कैसे समझाया था। देखिए क्या लिखा है, लिखा है अ बुलेट ऑफ मास 10 kg। पहले आप लोग पढ़िए फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। उसमें लिखा है a bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second। तो सबसे पहले आप बुलेट बना लीजिए, कितना मास है इसका, 10 ग्राम। ठीक, ये मैंने सो बना दिया। किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, 150 मीटर पर सेकेंड। strikes a stationary wooden block and comes to rest। तो एक गोली जो है वो चलती है और चलने के बाद एक वुडन ब्लॉक से टकराती है और टकराने के बाद 0.03 सेकेंड में वो रेस्ट पर आ जाती है। यानी कि 0.03 सेकेंड में वो धसती है अंदर, धस करके रेस्ट में आ जाती है। क्यों रेस्ट में आ जाती है, क्योंकि वो वुडन ब्लॉक में क्या अप्लाई हो रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, जो उसकी वेलोसिटी को 150 से क्या कर देगा, जीरो कर देगा। अब ये कह रहा a bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 seconds. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block। तो आपको बच्चों ये डिस्टेंस निकालनी है कि उसने कितनी डिस्टेंस को पेनिट्रेट करके वो रेस्ट में आई है, और फोर्स भी पूछ रहा है। तो कहोगे सर ये तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना होगा कि इस बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जब ये टकराने जा रही थी, 150 थी ना, कितनी थी, 150 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है which is 150, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम भी पता है। तो आप क्या यूज करें, न्यूटन्स की इक्वेशन जरा यूज करके देखें। तो न्यूटन्स की अगर आप चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन पहले यूज करिए, देखिए उससे कुछ हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, सारी इक्वेशंस आपके पास होती है। तो लगाइए जरा इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस 80। पहले फर्स्ट इक्वेशन ही लगा लेते हैं। तो v उसकी 0 है, u उसकी 150 है, और एक्सेलरेशन हमको पता नहीं है लेकिन टाइम पता है 0.03 सेकेंड्स। तो बच्चे यहाँ से आपके पास -150 इज इक्वल टू आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन हम निकाल लेते हैं, -150 अपॉन 0.03। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे। तो 3 5 से 15, यानी कि आपका रिटार्डेशन है -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर सर ये रिटार्डेशन आ गया तो फिर तो फोर्स भी आ जाएगा, और डिस्टेंस सर निकालनी है वो भी निकाल देते हैं। तो डिस्टेंस किससे निकालोगे, निकाल लो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से डिस्टेंस जो s निकलेगी वो भी डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, यानी कितना वो अंदर धसी थी। इसको बच्चों सॉल्व करो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। a कितना है, माइनस का 5000, और s आपका ये है। तो 0 इज इक्वल टू 225 और 2 जीरो माइनस का 10,000 इंटू एस। एस कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते रहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.25 मीटर, यानी कितना अंदर वो धसी है, 2.25 मीटर अंदर धसी है। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। इसको बच्चों लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, 10 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना। ये हो गया मास गोली का। क्या पूछा था बच्चों, जरा देख लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स exerted by the wooden block on the bullet। बुलेट पे फोर्स, तो बुलेट का मास इनटू एक्सेलरेशन, कितना था एक्सेलरेशन बच्चों, एक्सेलरेशन आपने कितना निकाला था, माइनस का 5000। ऊपर लिखा है बच्चों, ध्यान से देखो, और माइनस आप यहाँ मत लीजिए, सीधा सीधा इसको
तीन जीरो कैंसिल कर लीजिए तो फोर्स कितना आ गया 15 न्यूटन। तो यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स उस गोली पे लगा था जिसकी वजह से उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई थी वो था 15। मुझे ये भी फाइनली आपका कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन तो इजी था मेरे को लग रहा है, ये टफ नहीं था किसी के लिए। तो बच्चों अगर आप डायग्राम सही से बनाते हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन सुनते हैं तो क्वेश्चन आपके होने भी लगते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप चाहें तो घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, वो क्वेश्चन नंबर 11 है। मैं उसको कहीं से कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 अगर कहीं से कॉपी हो जाए। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। ओके नहीं है तो मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट वेट। तो क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप रेडी हो जाइए। और बच्चों इस वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा, तभी आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने की आदत पड़ेगी। ये क्वेश्चन नंबर 11 है और उसका आधा पार्ट बच्चों यहाँ पर है, तो आधा पार्ट हम यहाँ से उठा लेते हैं फाइनली। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट और उसको भी हम लोग फाइनली करके खत्म करते हैं। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। स्टार्ट करिए इसको करना। क्या लिखा हुआ है? Two objects, each of mass 1.5 kg, are moving in the same straight line but in opposite direction. स्ट्रेट लाइन बना लीजिए। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद दो ऑब्जेक्ट्स बना लीजिए और उस पर पूरी कहानी चालू कर दीजिए। कह दीजिए टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg। ये भी बच्चों 1.5 kg का है, ये भी 1.5 kg है। अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी ये शायद एक दूसरे के पास आ रहे हैं, है ना। The velocity of each object is 2.5 meter per second. 2.5 meter per second. 2.5 मीटर पर सेकेंड। दोनों की वेलोसिटी बच्चों सेम, मास भी सेम। बिफोर द कोलिजन व्हेन दे स्टिक टुगेदर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। तो बच्चों हमने डायग्राम एकदम सही बनाया है। अगर आपने क्वेश्चन अभी तक नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन जरूर पढ़िए, क्योंकि हमें लग रहा है आप लोग क्वेश्चन पढ़ते भी नहीं होंगे। तो बच्चों यहाँ पर हुआ क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, मास भी सेम है, और कुछ देर बाद वो आपस में टकरा जाते हैं। तो बच्चों अगर टकराएंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन यही होगा, इसी को हम लोग अपोजिट डायरेक्शन कहेंगे, तभी वो टकरा सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन बच्चों ये भी हो सकता है, अगर इस डायरेक्शन में आप बनाएंगे, समझ रहे हैं, तो वो कभी टकराएंगे नहीं, वो तो हमेशा दूर होते चले जाएंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब आप समझ गए होंगे। और सेम डायरेक्शन भी आपको क्लियर होना चाहिए, सेम डायरेक्शन मतलब ये होगा। ठीक है। तो बच्चों ये पूछ रहा है कि टकराने के बाद वो एक दूसरे से स्टिक कर गए, चिपक गए, तो बताओ उनकी कॉम्बिनेशन में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वो कॉमन वेलोसिटी से क्या मूव कर रहे हैं, क्या कॉमन वेलोसिटी। तो बच्चों याद रखिएगा मास दोनों का 1.5। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या लगाते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, समझिएगा। तो ऊपर वाला प्रोसेस आपको क्या दिखाई दे रहा है? मोमेंटम बिफोर कोलिजन। यहाँ पे क्या आपको लिखना पड़ेगा पहले? मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और नीचे आप क्या लिखेंगे बच्चों? मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्या लिखेंगे? मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये लिखना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? यही होता है बच्चों मोमेंटम बिफोर कोलिजन। मोमेंटम को बच्चों पीआई से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन मतलब पीआई इनिशियल मोमेंटम, और मोमेंटम फाइनल आफ्टर कोलिजन मतलब पी फाइनल। फाइनल मतलब कोलिजन के बाद, इनिशियल मतलब कोलिजन से पहले।
चलिए बच्चों, कोलिजन से पहले मोमेंटम बताइए और याद रखिएगा कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आपको साइन कन्वेंशन भी लेकर के चलना होता है, ठीक है। अगर इस तरफ जा रही है बॉडी तो आप प्लस साइन के साथ लिखेंगे, इस तरफ तो माइनस, ऊपर की तरफ जा रही है तो प्लस, नीचे की तरफ आ रही तो माइनस। तो पहली बॉडी का बच्चों मोमेंटम बताइए कितना होगा। मोमेंटम की डेफिनेशन हमने बताई थी ना, क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी। तो आप पढ़िए पहले, बताइए सोच के क्या होगा। चलिए बच्चों, इनिशियल मोमेंटम ए वाली बॉडी का बताइए कितना होगा। तो सर मास इनटू वेलोसिटी, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव क्योंकि राइट हैंड साइड। दूसरी वाली बॉडी का बताइए, मास इनटू वेलोसिटी, पॉजिटिव की नेगेटिव, सर वो लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इज इक्वल। फिर बताओ, दोनों की कॉमन वेलोसिटी v हो चुकी है, इसकी भी है, इसकी भी है, तो बचाओ बच्चों। पहली बॉडी का मोमेंटम 1.5 इंटू v, दूसरी बॉडी का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी मतलब 1.5 इंटू। ये वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 0 और ये क्या हो जाएगा 3v। तो v इज इक्वल टू क्या होगा 0/3, दैट मींस 0/3 क्या होता है 0। इसका मतलब बच्चों वो टकराने के बाद कहाँ आ जाएंगे, रेस्ट पे आ जाएंगे, वेलोसिटी उनकी क्या हो गई 0 हो गई। ऐसा बच्चों इसलिए हुआ क्योंकि दोनों की मास और वेलोसिटी क्या सेम और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे, टकरा के तो किसमें आ गए, रेस्ट में। लेकिन बच्चों अगर मान लो इसका मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट ज्यादा होता तो ये उसको खींच के आगे ले जाते, और अगर इसका मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट ज्यादा होता तो टकराने के बाद इस तरफ इसको खींच के ले जाते। लेकिन दोनों का सेम है तो टकराने के बाद क्या आ गया, रेस्ट। इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है बच्चों।